चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय दलित बहुजन अधिकार कार्यकर्ता हैं। वह एक आम्बेडकरवादी हैं जो भीम आर्मी के सहसंस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फरवरी 2021 में टाइम पत्रिका ने उन्हें 100 उभरते नेताओं की अपनी वार्षिक सूची में शामिल किया जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। राजनीतिक करियर। उन्होंने सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ 2014 में भीम आर्मी की स्थापना की, जो एक संगठन है जो भारत में शिक्षा के माध्यम से दलितों की मुक्ति के लिए काम करता है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए मुफ्त स्कूल चलाता है। 2019 में उन्होंने मूल रूप से मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की योजना बनाई, लेकिन बाद में सपा बटा बसपा गठबंधन को समर्थन देने और निर्वाचन क्षेत्र में दलित वोट के बंटवारे को रोकने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। आजाद समाज पार्टी कांशीराम एक भारतीय राजनीतिक दल है जिसे औपचारिक रूप से 15 मार्च 2020 को रावण द्वारा लॉन्च किया गया था। गौरतलब है कि यह घोषणा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 86वीं जयंती पर की गई थी। उस पार्टी की संस्थापक सरवन कौर की बहन ने आजाद समाज पार्टी में शामिल होने की योजना बनाई। पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की हर सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लड़ने के लिए अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के नेतृत्व वाले प्रगतिशील जनतांत्रिक गठबंधन पीडीए में शामिल होने की घोषणा की। पार्टी की अधिकांश लोकप्रियता दलित और अनुसूचित जनजातियों से आती है। उन्होंने अपना करियर भीम आर्मी के नेता के रूप में शुरू किया, जो उत्तर प्रदेश में स्थित एक संगठन है, लेकिन बाद में उन्होंने चुनावी राजनीति में भाग लेने के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन किया। पप्पू यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अलावा एक अलग मोर्चा बनाने के लिए जन अधिकार पार्टी का नेतृत्व किया। चुनावों में इसने इन दो महागठबंधनों के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसके अलावा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नामक एक अन्य मोर्चा था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने किया था और इसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सुहलदेव समाज पार्टी जैसे अन्य क्षेत्रीय दल शामिल थे। पप्पू यादव और आजाद के नेतृत्व वाले मोर्चे को प्रगतिशील जनतांत्रिक गठबंधन पीडीए का नाम दिया गया। उन्होंने खुद को दलित आइकन के रूप में स्थापित किया है और वे अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। आजाद कुछ और करते हैं, उनकी शैली दिखावटी है। यह विनम्रता, न्यूनतावाद और विवेक को अस्वीकार करता है। यह चुपचाप सुरुचिपूर्ण नहीं है, लेकिन जोरदार रूप से तेजतर्रार है। यह रेबन्स को होमस्पून के साथ फ्लॉन्ट करता है, हिपस्टर दाढ़ी को ट्वर्ल्ड टैच से बदल देता है। यह स्वैग के साथ आजादी है। उन्होंने और उनके समर्थकों ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया, जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक 19 वर्षीय महिला की सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई और दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की। हाशिए के वाल्मीकि समुदाय की दलित महिला ने दम तोड़ दिया। वह पहले महिला को देखने गया था जब वह जीवित थी और मांग की कि उसे एम्स में स्थानांतरित कर दिया जाए, लेकिन उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उसे सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। जब वह पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो यूपी पुलिस द्वारा उन्हें 2 बार रोके जाने के बाद रविवार को उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।
विजुअल्स ने उन्हें एक ट्रक पर खड़े होकर भारी भीड़ को संबोधित करते हुए दिखाया। जब उन्हें पहली बार हाथरस से करीब 20 किलोमीटर दूर रोका गया तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पीड़ित के घर तक पहुंचने के लिए दूरी तय करने के लिए करीब 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। एक वीडियो में उन्हें झंडे लिए और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाया गया है। रविवार शाम जब वह परिवार से मिले तो उन्होंने उनके लिए राजनीतिक श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। सतीश कुमार और विनय प्रशासन से यह भी आग्रह किया 2014 में उन्हें परिवार को अपने साथ ले जाने दिया जाए जो भारत में शिक्षा के माध्यम से दलितों की मुक्ति के लिए काम करता है। जंतर मंतर पर एक विरोध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए मुफ्त स्कूल चलाता है आए और इस घटना के 2019 में उन्होंने मूल रूप से मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की योजना बनाई, लेकिन बाद में सपा बटा बसपा गठबंधन को समर्थन देने और निर्वाचन क्षेत्र में दलित वोट के बंटवारे को रोकने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। आजाद समाज पार्टी कांशीराम एक भारतीय राजनीतिक दल है जिसे औपचारिक रूप से 15 मार्च 2020 को रावण द्वारा लॉन्च किया गया था। गौरतलब है कि यह घोषणा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 86वीं जयंती पर की गई थी। उस पार्टी की संस्थापक सरवन कौर की बहन ने आजाद समाज पार्टी में शामिल होने की योजना बनाई। पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की हर सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लड़ने के लिए अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के नेतृत्व वाले प्रगतिशील जनतांत्रिक गठबंधन पीडीए में शामिल होने की घोषणा की। पार्टी की अधिकांश लोकप्रियता दलित और अनुसूचित जनजातियों से आती है। उन्होंने अपना करियर भीम आर्मी के नेता के रूप में शुरू किया जो उत्तर प्रदेश में स्थित एक संगठन है, लेकिन बाद में उन्होंने चुनावी राजनीति में भाग लेने के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन किया। पप्पू यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अलावा एक अलग मोर्चा बनाने के लिए जन अधिकार पार्टी का नेतृत्व किया। चुनावों में इसने इन दो महागठबंधनों के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसके अलावा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नामक एक अन्य मोर्चा था जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने किया था और इसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सुहलदेव समाज पार्टी जैसे अन्य क्षेत्रीय दल शामिल थे। पप्पू यादव और आजाद के नेतृत्व वाले मोर्चे को प्रगतिशील जनतांत्रिक गठबंधन पीडीए का नाम दिया गया। उन्होंने खुद को दलित आइकन के रूप में स्थापित किया है और वे अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। आजाद कुछ और करते हैं, उनकी शैली दिखावटी है। यह विनम्रता, न्यूनतावाद और विवेक को अस्वीकार करता है। यह चुपचाप सुरुचिपूर्ण नहीं है, लेकिन जोरदार रूप से तेजतर्रार है। यह रेबन्स को होमस्पून के साथ फ्लॉन्ट करता है, हिपस्टर दाढ़ी को ट्वर्ल्ड टैच से बदल देता है। यह स्वैग के साथ आजादी है। उन्होंने और उनके समर्थकों ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया, जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक 19 वर्षीय महिला की सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई और दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की। हाशिए के वाल्मीकि समुदाय की दलित महिला ने दम तोड़ दिया। वह पहले महिला को देखने गया था जब वह जीवित थी और मांग की कि उसे एम्स में स्थानांतरित कर दिया जाए, लेकिन उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उसे सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
जब वह पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो यूपी पुलिस द्वारा उन्हें 2 बार रोके जाने के बाद रविवार को उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। विजुअल्स ने उन्हें एक ट्रक पर खड़े होकर भारी भीड़ को संबोधित करते हुए दिखाया। जब उन्हें पहली बार हाथरस से करीब 20 किलोमीटर दूर रोका गया तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पीड़ित के घर तक पहुंचने के लिए दूरी तय करने के लिए करीब 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। एक वीडियो में उन्हें झंडे लिए और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाया गया है। रविवार शाम जब वह परिवार से मिले तो उन्होंने उनके लिए Y+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि उन्हें पीड़ित परिवार को अपने साथ ले जाने दिया जाए, अनुरोध तथापि ठुकरा दिया गया था। वह दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां सैकड़ों लोग तख्तियों के साथ आए और इस घटना के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया। गैंगरेप पीड़िता के शव को पुलिस ने आधी रात हाथरस में पेट्रोल से जला दिया। उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने उन्हें अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया। यह तब हुआ जब आजाद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीच में ही हिरासत में ले लिया और फिर सहारनपुर में नजरबंद कर दिया। वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली गाजीपुर सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में शामिल हो गए और मांग की कि नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। इससे पहले देशव्यापी किसानों के विरोध में शामिल होने से पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में उनके आवास पर हिरासत में लिया गया था। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करने के लिए केंद्र की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की जमीन हड़प कर उद्योगपतियों को देना चाहती है। उन्हें सहारनपुर हिंसा की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी कि गिरफ्तारियां राजनीति से प्रेरित थीं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उन्हें लगातार जेल में रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक सीए के खिलाफ चंद्रशेखर के विरोध मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जामा मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिनों तक हिरासत में रखा गया। उन्हें 2 सीए विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था। तुगलकाबाद में श्री गुरु रविदास गुरुघर के विध्वंस के विरोध में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले के विरोध में उन्हें 500 भीम आर्मी के सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को हाथरस में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के लिए आईपीसी और महामारी रोग अधिनियम की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सहारनपुर हिंसा की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक सीए के खिलाफ चंद्रशेखर के विरोध मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जामा मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई दिनों तक हिरासत में रखा था। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए उन्हें हैदराबाद में फिर से गिरफ्तार किया गया था। 2020 में हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले के विरोध में उन्हें 500 भीम आर्मी के सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को हाथरस में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के लिए आईपीसी और महामारी रोग अधिनियम की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली गाजीपुर सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ भी शामिल हुए और मांग की कि नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए,
जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था। जिले के एक स्थानीय कॉलेज से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। वे पहली बार 2015 में विवादों में घिरे थे। उन्होंने अपने मूल स्थान पर एक बोर्ड लगाया था जिसमें धड़काली वेलकम यू द ग्रेट चमार्स लिखा था। इस कदम ने गांव में दलितों और ठाकुर के बीच तनाव पैदा कर दिया था। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया के जरिए काफी सुर्खियां बटोरी हैं। चंद्रशेखर ने फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भीम आर्मी से जोड़ने का काम किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहरी सीट पर 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। वह चुनाव हार गए और 7,543 मतों के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल जीवन परिचय को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।